स्वागत है आपका। शुभ मंगल, सावधान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा बाजवा चौधरी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है, क्योंकि कोरोना के मामले दुनिया में ही नहीं बल्कि हमारे देश हिंदुस्तान में भी बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली में आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। लिहाजा ये देश के लिए खतरे की घंटी है। पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर हम आपको डॉक्टर्स से ओमिक्रॉन के खतरे और बचाव के बारे में तमाम चीजें समझने की कोशिश करेंगे आपके लिए। तो सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया के 77 देशों से ज्यादा में फैल चुका है। ओमिक्रॉन का पहला केस हिंदुस्तान में 2 दिसंबर को कर्नाटक में आया, लेकिन देखते ही देखते देश के 11 राज्यों में अपनी दस्तक दे चुका है। देश भर में ओमिक्रॉन के अब तक 78 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में अब तक 32 मामलों की पुष्टि हुई, राजस्थान में 17, जबकि दिल्ली में 10 संक्रमित मिले। गुजरात में भी ओमिक्रॉन का एक और नया केस आया है, जिससे वहां ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5 हो चुकी है। जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है, उससे वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कोरोना का यह वेरिएंट तीसरी लहर ला सकता है। तीसरी लहर के लाने के पीछे की वजह को समझना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र पहले नंबर पर था और ओमिक्रॉन के मामले भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हैं। महाराष्ट्र में बुधवार को 8 नए मामले आए, गुरुवार को 4 नए मामलों की पुष्टि हुई। वहीं लगातार बिगड़ते हालत को देखते हुए मुंबई में धारा 144 को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। राजधानी दिल्ली में भी पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी DDMA ने नए साल और क्रिसमस पर भीड़ को मैनेज करने के लिए 31 दिसंबर तक पाबंदियां बढ़ा दी हैं। यानी बार, रेस्टोरेंट और सांस्कृतिक समारोह में अब केवल 50% लोगों को ही जाने की अनुमति होगी। साउथ अफ्रीका से निकला कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अमेरिका और ब्रिटेन में भयावह रूप अख्तियार कर चुका है। ब्रिटेन में तो ओमिक्रॉन से पहली मौत भी हो चुकी है। ब्रिटेन में बुधवार को 78,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले मिले। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच ब्रिटेन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। इससे पहले ब्रिटेन में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जनवरी में एक दिन में करीब 68,000 मामले देखने को मिले। वहीं अमेरिका में एक दिन में कोविड के केस दोगुने हो गए हैं। इन आंकड़ों को देखने के बाद इसमें कोई दो राय नहीं है कि ओमिक्रॉन पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है। लिहाजा ये दुनिया के लिए खतरे की घंटी है और इस खतरे से बचने के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का पालन करना अनिवार्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सीधा हमारे मेहमानों का रुख कर लेते हैं ताकि इस ओमिक्रॉन नाम के खतरे के बारे में हम ज्यादा समझ सकें। आसान भाषा में डॉक्टर्स इसे कैसे देख रहे हैं और क्या कुछ डॉक्टर्स की राय है इसे लेकर, उसे समझना बेहद जरूरी है। हमारे साथ जसलोक हॉस्पिटल से डॉक्टर राजेश पारिक जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। सर गंगाराम हॉस्पिटल से डॉक्टर प्रोफेसर अनिल अरोड़ा जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे शो पे। डॉक्टर राजेश पारिक, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्या भारत को इस वक्त फुल ऑन अलर्ट मोड में आ जाना चाहिए? ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है जिस तरह भारत में। बिल्कुल, ये तो फैलने वाला ही था। हम देख रहे हैं कि अभी करीब 1 महीने से ज्यादा दिन हो गए हैं। पहले बोट्सवाना में शुरू हुआ था 3 केस के साथ, और ये काफी समय से हमको पता है कि ये बहुत ही फैलने वाला है। और अभी हम देख रहे हैं कि हमारे देश में भी ये बहुत फैल रहा है, तो हमको पूरी अलर्ट पे रहना बहुत ही जरूरी है। जी, डॉक्टर प्रोफेसर अनिल अरोड़ा जी, आपसे भी ये समझना चाहेंगे, ओमिक्रॉन डेल्टा, इससे बहुत तुलना की जा रही है इस वायरस की फिलहाल, क्योंकि हमारे पास जो रीसेंट एक्सपीरियंस है वो डेल्टा का है। ये कहा जा रहा है कि ये ओमिक्रॉन वायरस उससे कहीं ज्यादा तेजी से फैल रहा है। कैसे इसको आप समझाना चाहेंगे आम जनता को? We should understand कि ये होता क्यों है। एक वैक्सीन की इनइक्विटी या पूरे वर्ल्ड में वायरस ने उसको अफेक्ट करना है जिसको वैक्सीन ही लगी हुई। अगर आप हिंदुस्तान का डेटा देखेंगे तो 50% पॉपुलेशन इज नॉट वैक्सीनेटेड। तो जितना वायरस को अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन मिलेगी उतना ही ग्रो करेगा, और ये नेचुरल टेंडेंसी है वायरस की कि जितना ग्रो करेगा उतना मल्टीप्लाई करेगा, जितना मल्टीप्लाई करेगा उतना म्यूटेट करेगा।
अब जो ओमिक्रॉन वायरस है उसने 50 म्यूटेशंस एक्वायर कर लिए हैं। इसका मतलब है ये बहुत ज्यादा रैपिडली ट्रांसमिसिबल है और इससे इन्फेक्शन का रिस्क भी ज्यादा है। तो वो पॉपुलेशन जो कि वैक्सीनेटेड है उसको इतना खतरा नहीं है, पर हमारी इफ यू गो बाय द इनॉर्मिटी ऑफ द पॉपुलेशन, जो हमारी 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, 50% ऑफ द अडल्ट जो आर एलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन उनको वैक्सीन नहीं लगी हुई। तो एक बहुत बड़ा फील्ड है विच हैज नॉट बीन वैक्सीनेटेड। और जहां तक हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो आपने देखा है, हमारी पार्टीज, शादीज, सारा कुछ पब्लिक फंक्शंस, मीटिंग्स, ट्रैवल सारा का सारा रिज्यूम हो गया। तो एक बहुत बड़ी अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन एक्सपोज्ड है और जो वायरस स्मार्टली म्यूटेट कर रहा है तो बहुत लोगों को रिस्क है। इसकी ज्यादा म्यूटेशन होने की वजह से ये डेल्टा वायरस से कहीं ज्यादा चिंताजनक है। डॉक्टर साहब, इन कंटिन्यूएशन एक सवाल आपसे और करना चाहूंगी, उसके बाद मैं डॉक्टर पारिक का रुख करूंगी कि ये जनता को समझाएं कैसे, क्योंकि डेल्टा का सबने एक्सपीरियंस किया, लेकिन अब जब रिपोर्ट्स हम तक पहुंचती हैं, कहा जाता है कि ओमिक्रॉन का संक्रमण तेजी से होगा लेकिन ये उतना घातक नहीं है, तो क्या ये भी कहीं ना कहीं लोगों को केयरलेस करने वाला स्टेटमेंट हो जाता है? देखिए, ये दो सिचुएशन जो कि मई 21 में थी और जो आज है दिसंबर 21 में कंपेरेबल नहीं है। जो मई 21 में वी वर टोटली अनप्रिपेयर्ड, मोस्ट ऑफ अस हैड नॉट बीन वैक्सीनेटेड, वैक्सीन ही लगी हुई थी, और जो वायरस आया इतनी तेजी से फैला कि सारे अनवैक्सीनेटेड लोगों को उसने इन्फेक्शन किया, जिसमें वल्नरेबल पॉपुलेशन में मोर्टेलिटी हुई। हिंदुस्तान में अबाउट 4.3 लाख लोगों की डेथ हो गई ड्यूरिंग द सेकेंड वेव एंड टिल नाउ। ये प्रेजेंट सिचुएशन डिफरेंट है। इफ यू लुक एट द डेटा फ्रॉम दिल्ली, 80 to 90% of our population already has protective immunity। इसका मतलब है उन्होंने या नेचुरल इन्फेक्शन से या वैक्सीनेशन के तहत ऑलरेडी इम्यून सिस्टम अपना अच्छा बना लिया है। तो फिर भी हमारे पास वल्नरेबल पॉपुलेशन जिसमें इससे इन्फेक्शन हो सकता है, और क्योंकि वेरिएंट वायरस है, क्योंकि म्यूटेटेड वायरस है, क्योंकि नया वायरस है, तो जिनको वैक्सीन लगी भी हुई है वो भी ध्यान से रहें। कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है, पर जरूरी है कि हम अपना गार्ड ना लोअर करें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, मास्क पहन के रहें, अननेसेसरी पार्टीज में ना जाएं, टूरिज्म को मिनिमाइज करें, और जितना जरूरी है उतना ही घर से बाहर निकलें। नया वायरस है, इसकी पूरी बायोलॉजी अभी भी क्लियर नहीं है, पर आई थिंक वी शुड कीप अवर गार्ड अप। जी, डॉक्टर पारिक, आपके पास सवाल लेकर आना चाहूंगी कि जनता केयरलेस नजर आ रही है इस वक्त, खतरा फिर बड़ा है। अब क्या ये सिचुएशन हमें थर्ड वेव की तरफ धकेल रही है? बिल्कुल, आप जो भी अब तक बोल रही है बिल्कुल सही है। एक तो लोगों में एक गलत तरह की सुरक्षितता आ गई है, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, और दूसरी बात ये भी है कि हम इतिहास के सबक नहीं सीख पाए, और ऐसा कहा गया है कि जो लोग इतिहास के सबक नहीं सीखते उनको उसी दुर्घटनाओं का वापस सामना करना पड़ता है। तो ये अभी हमारी हालत होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। और इसमें क्या है, देखिए, एक तो वायरस का म्यूटेशन है, दूसरी तरफ हम हैं, और बीच में वो इंटरैक्शन है। तो जब तक हम पूरी सावधानी से नहीं रहेंगे, जब तक, जैसे आपने बताया, हमको लगता है कि ये बहुत घायल नहीं है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो बहुत तकलीफ हो सकती है। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ठीक है कि ये बहुत कठोर नहीं है, लेकिन ये जब इतना फैलता है तो बहुत ही लोग हॉस्पिटल में माइल्ड इन्फेक्शन के साथ आ सकते हैं, और जब वो अस्पताल में आ जाएंगे तो जो दूसरे मरीज हैं जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत है उनको वो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। देखिए, गए 1 महीने में करीब 1 या शायद 2 मौतें हो गई है ओमिक्रॉन से, लेकिन उसी समय 30 लाख मौत अलग अलग बीमारियों से, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, डायरिया, डिप्रेशन, बहुत सारी बीमारियों से हुई है। हर रोज 1 लाख लोग की मौत होती है। और अगर इन लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि ओमिक्रॉन के पेशेंट्स हॉस्पिटल में आ चुके हैं, तो इनकी भी हालत होगी। और जो दूसरी लहर आई थी जिसके बारे में आपने बात की, उसमें लोग ये नहीं जानते हैं कि जो लोग कोविड से जिनकी मौत हुई उससे भी ज्यादा लोगों की मौत दूसरी बीमारियों से हुई, क्योंकि उनको अस्पताल में ट्रीटमेंट नहीं मिल पाई। तो उसका ख्याल हमको करना चाहिए। बहुत बहुत वाजिब पॉइंट डॉक्टर साहब आपने रेज किया, और मैं चाहूंगी कि जनता आपकी बातों से सीख ले।
हमने सेकंड वेव झेली है और हमें पता है किस तरह से त्राहिमाम की स्थिति थी अस्पतालों में, और जो कोविड के अलावा पेशेंट्स थे उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ा था। जो दूसरी एलिमेंट्स थी वो बैकफुट पे चली गई थी, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था क्योंकि अस्पतालों में एक अलग तरह का अफरा तफरी का माहौल था। डॉक्टर साहब, आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी मेरे साथ बने रहिएगा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक नया वेरिएंट डेल्टा से 70 गुना तेजी से फैल रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के लिए डेल्टा वेरिएंट को ही जिम्मेदार ठहराया गया था। हमारी रिपोर्ट देखिए, फिर रुक करेंगे डॉक्टर साहब का। दक्षिण अफ्रीका से निकला ओमिक्रॉन धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है। कोरोना के इस नए वेरिएंट से ब्रिटेन में एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में जरा सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि ये वायरस डेल्टा की तुलना में ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इस बात पर खुद WHO ने भी मुहर लगा दी है। WHO के मुताबिक ओमिक्रॉन जिस रफ्तार से बढ़ रहा है वो इससे पहले कोरोना के किसी भी वेरिएंट में नहीं देखा गया। ओमिक्रॉन अब तक 77 देशों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। हालांकि कोरोना के इस नए वेरिएंट को मात देने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। देश में दूसरी लहर जैसे हालात दोबारा न हो, इसके लिए सरकार ओमिक्रॉन से निपटने के लिए तैयारी कर रही है। लेकिन इस वेरिएंट के खतरे से बचने के लिए सावधान होना बेहद जरूरी है। लिहाजा कोरोना प्रोटोकॉल के तहत 2 गज की दूरी, मास्क के जरूरी का पालन करना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक बार फिर से डॉक्टर साहब का रुख करते हैं। हमारे साथ जसलोक हॉस्पिटल से डॉक्टर राजेश पारिक जुड़े हुए हैं, सर गंगाराम हॉस्पिटल से डॉक्टर प्रोफेसर अनिल अरोड़ा जी जुड़े हुए हैं। दोनों हमारे साथ बने हुए हैं इस पूरे ओमिक्रॉन के संकट को समझने के लिए। हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों डॉक्टर से उनकी राय समझ रहे हैं। डॉक्टर प्रोफेसर अनिल अरोड़ा जी, बार बार जिक्र आप कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी की फैक्टर है और उतनी पॉपुलेशन जितनी हमारे पास एडल्ट पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेट हुई नहीं है। मैं चाहूंगी कि आप जनता को सिंपल भाषा में समझा दें कि जो वैक्सीन ले चुके हैं वो कैरियर तो होंगे ही ना वायरस का। अगर ओमिक्रॉन भी हो जाता है तो वो जो नहीं है वैक्सीनेटेड लोग उनके लिए भी खतरा रहेंगे। इसका मतलब एहतियात हम बिल्कुल ढील नहीं बरत सकते। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि जब तक हर एक को वैक्सीनेशन नहीं लगती, तो ये एक एपिथेट है कि नोबडी इज सेफ टिल एवरीबॉडी इज सेफ। राइट। ये हमारी एज ए नागरिक हमारी जिम्मेवारी है, नैतिकता जिम्मेवारी है कि अगर हम सेफ रहें, हम प्रोटेक्ट रहें, तो विल नॉट बी ए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू अदर्स। जैसे आपने बताया, अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई और आपके अंदर एंटीबॉडीज नहीं है, तो अगर वायरस इंसिडेंटली आया, वायरस तो ये देख के कभी नहीं आएगा कि आपके पास एंटीबॉडी है या नहीं है। और दूसरा, वैक्सीन डज नॉट प्रिवेंट इन्फेक्शन, क्योंकि इन्फेक्शन कम थ्रू द नेजल रूट। और जब वायरस ब्लड में पहुंच जाता है तो जो ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी हुई हैं आपकी नेचुरल इन्फेक्शन से या वैक्सीनेशन के तहत, तो वो उसको एटेन्यूएट करती हैं, उसको हल्का करती हैं, उसको कमजोर करती हैं। यू कैन नॉट प्रिवेंट इन्फेक्शन विद वैक्सीनेशन। और अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी हुई तो आपका एक फर्टाइल सॉइल है आपके शरीर में, जिसमें वायरस बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करेगा। जितना मल्टीप्लाई करेगा उतनी म्यूटेशन होंगे। तो नॉट ओनली यू आर हार्मिंग योरसेल्फ, बट आप दूसरों के लिए भी उतना खतरा बने हुए हैं। आई थिंक ये नेशनल कॉल होनी चाहिए, ये आप में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। दिस शुड बी ए responsibility to your family, colleagues and the national people so that you get vaccinated. अगर आप वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो आप दूसरों के लिए भी उतना खतरा बना हुआ है जितना आपके लिए बना हुआ। जी डॉक्टर पारिक, जिस तरह से इस वक्त आंकड़े आ रहे हैं और जो हालात हमने सेकंड वेव में देखे हैं, क्या ये ढिलाई बरतने के लिए एटीट्यूड दे रहा है लोगों को? क्योंकि लोग इस वक्त इस मेंटालिटी में चल रहे हैं कि 78 मामले ही तो हैं ओमिक्रॉन के। तो एक कहते हैं ना कि केयरलेस एटीट्यूड इन वजहों से आ रहा है। और मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि ओमिक्रॉन डेल्टा से किस तरह से डिफरेंट है, अगर आम शख्स को समझाना चाहें। ये तो बता दिया गया है कि 70 गुना तेजी से फैलता है। अब आगे इससे क्या खतरा, किस तरह का भयावह खतरा हो सकता है? देखिए, हम पहले तो इसको उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे देख सकते हैं। तो क्या होता है कि वायरस पर एक तरह का स्पाइक प्रोटीन होता है, एस प्रोटीन। वो एक चाबी की तरह रहता है जो अपने सेल के तालों को खोल के अंदर घुस जाता है। तो क्या हुआ है कि इस म्यूटेंट में 50 से ज्यादा म्यूटेशंस हुए हैं और उसमें से 32 म्यूटेशन सिर्फ ये एस प्रोटीन पे हो गया है। तो इसका अर्थ ये है कि ये जल्द से हमारे शरीर में घुस सकता है। वो उसका एक जेनेटिक स्ट्रक्चर है और इसके कारण ये इतना ज्यादा फैल जाता है। लेकिन देखिए, अभी परसों ही एक पेपर पब्लिश हुआ है
जो यूके के स्कूल ऑफ हाइजीन, लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन और ट्रॉपिकल मेडिसिन ने पब्लिश किया है, और उन्होंने दिखाया है उनके मॉडल में कि करीब 25,000 से 75,000 मौतें हो जाएगी यूके में ओमिक्रॉन की वजह से। तो जैसे हमको अभी लग रहा है कि ये इतना कठोर नहीं है, वो उतना माइल्ड भी नहीं है। और मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, मैं आपके साथ पहले बोल रहा था कि हम लोग इतिहास का सबक नहीं सीखते हैं। 8 मार्च 2020 में मेरा इंटरव्यू हो रहा था प्राइम टाइम पर, और मेरे साथ दूसरे डॉक्टर्स थे, हॉस्पिटल के ओनर्स थे। तब इंडिया में सिर्फ 80 केसेस थे, और बहुत लोग बोल रहे थे कि कुछ नहीं होने वाला है, ये तो यूरोप का मामला है, ये तो यूएस का मामला है, चीन का मामला है, इधर कुछ नहीं होने वाला है। और मैं चार्ट से उनको बता रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमको टेस्टिंग करना चाहिए। हम टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमको लग रहा है कि सिर्फ 80 केसेस है। अगर हम टेस्टिंग बढ़ाएंगे तो और केसेस निकलेंगे। और तभी मैंने पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर की भी बात की थी। तो ये कंप्यूटर मॉडल्स पे हमको काफी 2 साल से पता है, और इतिहास से भी पता है, क्योंकि 100 साल पहले जो स्पेनिश फ्लू की पैंडेमिक हुई थी उसमें भी 3 लहरें थी, और दूसरी लहर बहुत बड़ी थी। तो ये बार हो चुका है। इस समय भी मैं आपको इंटरप्ट यूरोप करना में हो चाह रहा रही है। हूँ। आपने टेस्टिंग की बात कही है, मैं आपसे सीधा स्पष्ट सवाल पूछना चाहती हूँ। जनता की केयरलेसनेस एक तरफ, क्या प्रशासनिक तौर पर, सिस्टम के तौर पर हम इनफ टेस्टिंग कर रहे हैं जो इस वक्त की जरूरत है हमारी? बिल्कुल नहीं, सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि क्या हो, और बिल्कुल हम ज्यादा कर भी नहीं सकते क्योंकि थोड़े लिमिटेशंस है। देखिए, जब हम कोविड-19 कोरोना वायरस को देखते हैं तो उसके लिए बहुत आसान टेस्ट है, आरटी-पीसीआर टेस्ट है, हो जाता है, 3-4 घंटे में रिजल्ट आ जाता है। लेकिन ओमिक्रॉन के लिए हमको अलग टाइप की टेस्ट करनी पड़ती है, जिसको हम जीनोमिक सीक्वेंसिंग बोलते हैं। और बहुत कम लेबोरेटरीज में अपने देश में होता है, 10 लेबोरेटरी से कम पेशेंट इधर होता है, और उसको 2-3 दिन लगते हैं रिजल्ट आने के लिए। तो ऐसे नहीं है कि हम करना नहीं चाहते, लेकिन करना जरा मुश्किल है। लेकिन आरटी-पीसीआर तो बढ़ाना चाहिए, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी किसी का टेस्ट पॉजिटिव आया तो उसके आजू बाजू के लोगों में टेस्टिंग करना चाहिए। तो हमको टेस्टिंग तो जरूर बढ़ाना ही चाहिए। ठीक है। आगे फिर से अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाना बेहद जरूरी है। आप दोनों मेरे साथ बने रहिएगा। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत में भी बूस्टर डोज को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं दुनिया के कई देशों में बूस्टर डोज दिया भी जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बूस्टर डोज देने की जरूरत है? इस रिपोर्ट को देखिए, फिर डॉक्टर साहब से पूछेंगे। क्या ओमिक्रॉन से बचाएगा बूस्टर डोज? क्या कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर वैक्सीन हो सकती है बेअसर? क्या ओमिक्रॉन से बचने के लिए लेना होगा बूस्टर डोज? ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए दुनिया भर के कई देश बूस्टर डोज दे रहे हैं, और आईसीएमआर ने पार्लियामेंट्री कमेटी में कहा है कि दूसरे डोज के 9 महीने बाद बूस्टर डोज दिया जा सकता है। जबकि दिसंबर में ही सीरम इंस्टीट्यूट ने अपनी वैक्सीन कोविशील्ड को बूस्टर डोज के तौर पर देने की मंजूरी मांगी थी, और माना जा रहा है कि पहले 40 साल के ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज दिया जा सकता है। आवर वर्ल्ड इन डेटा के मुताबिक दुनिया भर के 35 से ज्यादा देश अपने नागरिकों को बूस्टर डोज दे रहे हैं। लेकिन नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज की प्रभावशीलता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन जहां वैक्सीन कंपनियां वैक्सीन में बदलाव कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर बूस्टर डोज देने की चर्चाएं भी आम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। डॉक्टर साहब का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राजेश पारिक हैं हमारे साथ, डॉक्टर प्रोफेसर अनिल अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अरोड़ा, बूस्टर डोज का जिक्र बहुत सुन रहे हैं। 2 वैक्सीन हमें लगाने के लिए कहा गया। जनता के दिमाग में ऐसे ही सवाल आता है कि हमें वैक्सीन लगवाने को कहा, हमने लगवा ली, अब कहते हैं कि बूस्टर डोज की जरूरत है। तो जनता को समझा दीजिए कि बूस्टर डोज की कितनी जरूरत है, क्या हम सब भी तैयार रहे इसके लिए? देखिए मिश्रा जी, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि बूस्टर की जरूरत कब पड़ती है। ये माना गया है कि अगर आपका एंटीबॉडी लेवल कम आ जाता है विद पैसेज ऑफ टाइम, तो यू मे बी मोर प्रोन टू इन्फेक्शन। पर अभी तक वर्ल्ड में कोई क्लियर एविडेंस नहीं है कि अगर आपकी एंटीबॉडीज कम हो जाएंगी तो आपको ज्यादा सीवियर डिजीज होगा। तो जब वैक्सीन लगती है तो 2 तरीके के रेस्पॉन्सेज होते हैं, एक होते हैं एंटीबॉडी रेस्पॉन्स और एक होता है टी सेल रेस्पॉन्स। तो जो एंटीबॉडी रेस्पॉन्स दैट विल वीन ऑफ विद पैसेज ऑफ टाइम। हर आदमी की एंटीबॉडीज विद पैसेज ऑफ टाइम कम हो जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज्यादा रिस्क है। जहां तक बूस्टर्स का ताल्लुक है,
अगर आप देखिए हमारे पास लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे डॉक्टर राजीव जी ने बोला कि हम पूरी टेस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द किट्स एंड जीनोम सीक्वेंसिंग मटेरियल। तो सिमिलरली हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड फंड्स हैं, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेडिकल मैन पावर है। अगर वही चीज हम ये इंसिस्ट करें कि हर एक को एक डोज लगे और हर आदमी को सेकेंड डोज लगे कि प्रोटेक्शन आ जाए, दैट इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन द बूस्टर डोज। ठीक है। वी हैव अ वेरी गुड एक्सपर्ट कमेटी बैठी हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसने ये डिसीजन लिया कि दिसंबर एंड तक ये लोग डिसीजन लेंगे कि इसकी जरूरत है या नहीं है। अभी प्रायोरिटी है कि बूस्टर की बजाय जिनको वैक्सीन नहीं लगी हुई या जिनको एक वैक्सीन लगी हुई है, दैट इज अ प्रायोरिटी बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द नंबर ऑफ द वैक्सीन्स। ठीक है। डॉक्टर पारेख, आपसे 2-3 सवाल क्लब करके लेना चाहूंगी। WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन का कहना है कि वैक्सीन काम करेगी पर एहतियात जरूरी है। एक तो ये समझना चाहूंगी कि एहतियात क्या है और जो करने की जरूरत है। दूसरा ये कि एक तरफ फाइजर भी कह रही है कि एंटीवायरल टैबलेट आ गई है जो 90% असरदार है, और बनिस्बत इसके फिर एक बूस्टर डोज की भी बात हो रही है। इन तीनों चीजों को अगर आप एड्रेस कर पाए। बिल्कुल। तो पहले हम लोग बूस्टर की बात करते हैं, और इसमें मेरी राय जरा अलग है, और मैं आपको सिर्फ डेटा देना चाहता हूं और उससे हम लोग फिर सोच के समझ के डिसाइड कर सकते हैं कि हमको क्या लगता है। देखिए, जो लोग एक डोज सिर्फ लेते हैं उनमें करीब 30% की एफिकेसी होती है वैक्सीन की। जो लोग 2 डोज लेते हैं उनमें करीब 80% की एफिकेसी होती है। ये डेटा है डेल्टा वेरिएंट का, क्योंकि ओमिक्रॉन पे अभी तक इतना डेटा नहीं आया है। लेकिन जो लोग बूस्टर डोज लेते हैं उनमें 95% एफिकेसी है। तो ये तो डेटा कभी का आ चुका है। दूसरी बात, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, यूएस में क्या देख रहे हैं कि जब ओमिक्रॉन घर में आता है तो एक समझो हस्बैंड ने बूस्टर नहीं लिया होगा और उसके वाइफ ने बूस्टर लिया होगा, तो जिन्होंने बूस्टर लिया है उनमें ये काफी कम है, और जिन्होंने बूस्टर नहीं लिया है उसमें ये ओमिक्रॉन ज्यादा है। तो मैं तो करीब 1 महीने से बोल रहा हूं कि बूस्टर का समय आ चुका है। बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स है जिन्होंने ये डोज 7, 8, 9 महीने पहले लिए हैं, क्योंकि उनको प्रायोरिटी में मिला था, और अभी उनका एक्सपोजर भी ज्यादा है। बट सर सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, फिर WHO की जो चीफ साइंटिस्ट कह रही हैं कि वैक्सीन काम करेगी, एहतियात जरूरी, उसे कैसे समझे आम जनता? नहीं, तो देखिए, पहले तो हमको ये समझना जरूरी है कि ये ऐसा डिसीजन नहीं है कि या तो हमको दूसरे लोगों को सेकंड डोज देना है या बूस्टर देना है, दोनों साथ में हो सकते हैं। दूसरी बात क्या है, बहुत सारे बूस्टर अभी एक्सपायर होने को आए हैं, उनको फेंक दिया जाए। तो फेंकने के वजह जो डोजेस है उनका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जो वीक पेशेंट्स होते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, उनको देना जरूरी है। और तीसरी बात यह है कि पूरे भारत में करीब 40% तक सेकेंड डोज हो चुके हैं, और लोग सोच रहे हैं कि 80% तक होना चाहिए, लेकिन मुंबई में करीब 80% सेकेंड डोज हो गए हैं। तो जिस जगह में, जिस शहर में 80% तक सेकेंड डोज हो गए हैं, तो उधर तो बूस्टर चालू करना चाहिए। तो मेरी राय जरा अलग है। ये बूस्टर हमको 2 हफ्ते पहले शुरू करना था हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है डॉक्टर साहब, यानी आपके हिसाब से थोड़ा लेट चल रहे हैं, बूस्टर डोज शुरू हो जानी चाहिए थी, जहां पर डबल वैक्सीनेशन का 80% कवरेज हो चुका है। डॉक्टर अरोड़ा, एक सवाल आपसे, उसके साथ मैं फिर शो को खत्म करना चाहूंगी, समय मेरे को इतनी इजाजत दे रहा है। बचाव के क्या वही तरीके हैं जो ऑलरेडी हम 2 साल से बरतते आ रहे हैं? और सवाल ये सर कि क्या ये म्यूटेशन पे म्यूटेशन होता रहेगा? आम जनता जरूर जानना चाहेगी कि कब खत्म होगा, कभी ये कमजोर पड़ेगा या नहीं? देखिए, बचाव के तरीके, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, ये तो हिस्टोरिकल टाइम से सेम है, एक्सेप्ट हमारी टेंडेंसी होती है टू बी लैक्स, टू नॉट कंप्लाई विद ऑर्डर्स। सिंपल मास्क पहना, आप देखिए कंट्रीज में अच्छा कंट्रोल हुआ है कोरोना का, जैसे ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, वो कोरोना हो या ना हो, वो पब्लिक प्लेसेस में हमेशा मास्क पहनते हैं। सो दैट इज द बिगेस्ट लेसन यू कैन लर्न। तो बेसिक, अगर आप देखिए, अगर आपने मास्क और आपके साथ वाले ने मास्क पहना हो तो 99% चांस है कि आपको एक दूसरे से इन्फेक्शन नहीं होगा। हम खुद नहीं मास्क पहनते, दूसरा नहीं पहनते, तो इसलिए वायरस आता रहेगा और वायरस म्यूटेट करता रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन जो आपका है कि वैक्सीनेशन है, इट्स सो इम्पोर्टेंट, इट गिव्स यू वेरी गुड एफिकेसी। तो वो क्यों 50% लोगों ने नहीं ली, या गवर्नमेंट ने उनको क्यों नहीं दी, या कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, दैट इज समथिंग व्हिच वी नीड टू एड्रेस बिफोर एड्रेसिंग द इशू ऑफ बूस्टर डोज। एंड फाइनली योर क्वेश्चन ऑफ कितने दिन म्यूटेट करेगा, वायरस की म्यूटेशन की लिमिट है।
एक सिंपल वायरोलॉजी का प्रिंसिपल होता है कि अगर वायरस बहुत ज्यादा म्यूटेट करेगा तो खुद ही मर जाता है, इट बिकम्स अनवायबल। तो एक लिमिट के बियॉन्ड वो म्यूटेट कर ही नहीं सकता। तो आई थिंक आपकी जो कंसंट्रेशन शुड बी ऑन मास्किंग, ऑन वैक्सीनेशन एंड अवॉइडिंग द क्राउडेड प्लेसेस। इसका मतलब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड वैक्सीनेशन अगर ध्यान रखेंगे तो कोई भी खतरा आपके पास नहीं आएगा। ठीक है डॉक्टर पारिक, मैं आई एम कंपेल्ड, आपकी मुस्कुराहट देख के आपके पास आना पड़ रहा है मुझे कि ये वाकई जनता, आम जनता जो लेमन लैंग्वेज समझती है वो ये जानना चाहती है कि ये कब म्यूटेशन खत्म होगी इसकी और कब इससे पीछा छुड़ेगा। मैनकाइंड एक वायरस का इतना लंबा त्रासदी झेल चुका है इस वक्त तक। देखिए, मैं क्यों स्माइल कर रहा था, क्योंकि आपको ये जवाब का जो जवाब है ये सवाल का पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि जो स्पेनिश फ्लू हुआ था वो 1 साल के लिए चला, 100 साल पहले। उसके बाद H1N1 आया, वो 1 साल के लिए चला जी। और फिर स्वाइन फ्लू आया, वो भी 1 साल के लिए चला। ये अभी 2 साल के लिए चल रहा है और हमको पता नहीं है ये कब खत्म होगा। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए, 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू हुआ था, उसके भी 2 वेरिएंट अभी भी है, लेकिन वो एकदम वीक हो गए। तो जैसे डॉक्टर बता रहे थे कि वो वीक होते जाएगा, लेकिन कब खत्म होगा किसी को भी पता नहीं। ठीक है, जवाब मुझे मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का, आप हमारे शो पर जुड़े। डॉक्टर पारिक, डॉक्टर अरोड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। उम्मीद है बहुत सारे जवाब ओमिक्रॉन को लेकर जनता को मिले होंगे। इसी के साथ मैं बस वही कहूंगी जो रोज कहती हूँ, उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। आपकी कल की मंगल कामना के साथ मैं मिशा बाजवा चौधरी अभी के लिए आपसे विदा लेती हूँ।